नमस्कार दोस्तों। भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील है वो अटकी हुई है और उसी दौरान भारत के द्वारा अब ईयू के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करने वाला है और इसे मदर ऑफ ऑल डील की संज्ञा दी गई है क्योंकि भारत के द्वारा अब तक जितने भी डील किए हैं उन डील में ये डील सबसे बड़ी डील है। और रिसेंटली इसके बारे में ईयू की जो चीफ है उनके द्वारा इसे हिस्टोरिक ट्रेड एग्रीमेंट बताते हुए इसके बारे में जानकारी दी है कि वो इस पर जल्दी साइन करने वाली है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से एंड इसके अलावा इकोनॉमी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन एंड इसके अलावा इनके द्वारा दावोस के जो विश्व आर्थिक मंच है उससे इनके द्वारा घोषणा की है कि यूरोपीय संघ भारत के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता यानी ट्रेड एग्रीमेंट करने के बिल्कुल करीब है, यानी उस पर हस्ताक्षर करने के बिल्कुल करीब है। यानी इनके द्वारा इसकी घोषणा विश्व आर्थिक मंच से ही कर दी थी कि ये भारत के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है वो अब करने वाली है। अब इसके मुख्य घटनाक्रम की बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह पर इस पर हस्ताक्षर होने की संभावना है वो जताई जा रही है। यानी उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड इसके अलावा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं वो अगले सप्ताह 26 जनवरी के समारोह में यानी जब भारत गणतंत्र दिवस मनाएगा उसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और उसी दौरान उम्मीद जताई जा रही है या फिर 27 जनवरी को होने वाले भारत ईयू 16वें नंबर के भारत ईयू शिखर सम्मेलन में इस डील पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यानी भारत गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इस पर हस्ताक्षर करवा सकता है या इसके अलावा 27 जनवरी को जब 16वें नंबर की भारत ईयू शिखर सम्मेलन होगा तो उस दौरान भी इस डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अब इस समझौते की प्रगति की बात करें तो भारत के जो वाणिज्य सचिव हैं राजेश अग्रवाल, इनके अनुसार बताया गया है कि 24 अध्यायों में से 20 अध्याय हैं उनके ऊपर सहमति बन चुकी है। इससे पता चलता है कि डील है वो अपने फाइनल में पहुंच चुकी है। अब ये समझौता है वो ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील है वो अधर में अटकी हुई है, ना तो पूरी हुई है और ना ही वो फाइनल में है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने संरक्षणवादी नीतियां अपना ली हैं और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ईयू को टैरिफ की धमकी दी है और अगस्त 2025 से भारतीय सामानों पर इसके द्वारा 25 से 50% तक जो है ड्यूटी भी लगा दी है। पहले इसके द्वारा 25% लगाई थी, फिर उसे एक्सटेंड करके 50% ड्यूटी लगा दी है। तो इसने कहीं ना कहीं भारत को और इसके अलावा ईयू को काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो ऐसे में यूरोप और इसके अलावा भारत दोनों एक दूसरे को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यानी ईयू के साथ भारत के जो रिलेशन है इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे एंड इसके अलावा दोनों एक दूसरे के साथ जो है अब वो बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। एंड इसके अलावा इसे मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एंड यूरोप के जो नेता है यूरोपीय नेता उनके द्वारा इसे मदर ऑफ ऑल डील की संज्ञा दी गई है। इसके पीछे निम्नलिखित ठोस कारण है। पहला है विशाल बाजार, ह्यूज मार्केट स्कोप। यह समझौता 2 अरब लोगों यानी भारत और यूरोप की संयुक्त आबादी के जो बाजार को एक साथ लाएगा। यानी इससे कहीं ना कहीं दोनों के लिए, भारत के लिए एंड ईयू के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार यानी ह्यूज मार्केट जो है यूज़ करने के लिए मिलेगा। एंड इसके अलावा आर्थिक ताकत की बात करें तो संयुक्त बाजार वैश्विक जीडीपी यानी ग्लोबल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा को कवर करेंगे। यानी भारत और ईयू मिलकर के लगभग 25% जीडीपी को दोनों के दोनों कवर करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक ताकत भी दोनों को मिलने वाली है। एंड इसके अलावा व्यापकता यानी कंप्रहेंसिवनेस, यह केवल वस्तुओं का व्यापार नहीं है बल्कि इसमें निवेश, सेवा क्षेत्र, इसमें तकनीक भी शामिल है। साल 2007 में शुरू हुई और इसके अलावा साल 2013 में रुकी हुई बातचीत के बाद साल 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया और अब इसने अपने व्यापक रूप में सामने आ रही है। यानी इस डील को करने के लिए भारत साल 2007 से ही इसकी तैयारी कर रहा है शुरुआत में, और इसे साल 2013 में रोक दिया गया था एंड इसके बाद साल 2022 में इसे फिर शुरू किया गया एंड अब आकर के ये जो है अपने अंतिम चरण में आ चुकी है। एंड इसके अलावा फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करें तो यूरोप दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए और गतिशील महाद्वीप यानी एशिया, जिसमें भारत के साथ समझौता करने वाला पहला प्रमुख पश्चिमी ब्लॉक बन जाएगा। यानी यूरोप पहला ऐसा देश होगा यानी पहला ऐसा समूह होगा यूरोपियन यूनियन जो भारत के साथ एंड एशिया के साथ जो है समझौता करने वाला पहला पश्चिमी ब्लॉक बन जाएगा, जिससे उसे अमेरिका और अन्य प्रतिस्पर्धियों पर जो है बढ़त मिलेगी। यानी उसे एक ही देश पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत और ईयू की संबंधों पर प्रभाव की बात करें तो यह डील दोनों पक्षों के रिश्तों को
केवल व्यापारिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी ले आएगी। चीन की चुनौती का साझा मुकाबला की बात करें तो भारत और ईयू दोनों ही चीन के प्रभुत्व को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, और चीन महत्वपूर्ण तकनीकों और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा रखता है। यह डील दोनों को चीन पर निर्भरता को कम करने या डी रिस्किंग में मदद करेगी। यानी भारत और ईयू दोनों के दोनों देश चीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो चीन है वो मैन्युफैक्चरिंग में उसका काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। तो ये डील कहीं ना कहीं दोनों देशों को चीन पर निर्भरता को काफ़ी ज़्यादा कम करेगी। यानी दोनों देश कहीं ना कहीं चीन पर जो इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे जब एक दूसरे के साथ ये डील फाइनल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अमेरिका पर निर्भरता में कमी की बात करें तो अमेरिका की अनिश्चित एंड आक्रामक व्यापार नीतियों, जिसमें टैरिफ की धमकियां शामिल हैं, के कारण भारत और ईयू एक दूसरे के लिए स्वाभाविक साझेदार बन गए, और यह पश्चिमी दुनिया के साथ भारत के रिश्तों को संतुलित करेगा। यानी जिस प्रकार से अमेरिका लगातार टैरिफ की धमकियां देता रहता है एंड ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के ऊपर रिसेंटली उसके द्वारा नेटो के 8 सदस्यों को इसमें धमकी दी गई थी। तो इस प्रकार से अमेरिका लगातार अनिश्चित तक बरत रहा है एंड अपने ही देशों को काफ़ी ज़्यादा धमकियां दे रहा है टैरिफ की। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत अब ईयू के साथ जो है एक स्वाभाविक साझेदार बन गए हैं, और इससे कहीं ना कहीं पश्चिमी दुनिया के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खासतौर पर ईयू के साथ अब संतुलित हो जाएंगे। एंड इसके अलावा भारत पर इस डील का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन इंडिया की बात करें तो इस समझौते का भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। यानी इस डील से कहीं ना कहीं भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था इससे कहीं ना कहीं अब प्रगति पर होंगे, आगे बढ़ सकेंगे। एंड इसके अलावा भारतीय निर्यात को बढ़ावा यानी बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत श्रम प्रधान या लेबर इंटेंसिव देशों क्षेत्रों में यूरोपीय बाजार तक शुल्क मुक्त यानी ड्यूटी फ्री या कम शुल्क वाली पहुंच चाहता है। यानी भारत चाहता है कि भारत ईयू के बाजार में ज़्यादा शुल्क ना दे करके और जो है वहाँ पर अपना जो है चीज़ों को बेचे खरीदे, वहाँ से उसका पूरा का पूरा बाजार का एक्सेस ले। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें निम्नलिखित सेक्टरों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। पहला है टेक्सटाइल सेक्टर और गारमेंट सेक्टर, इसमें कपड़ा उद्योग आता है। दूसरा फुटवियर सेक्टर है, इसमें जूता उद्योग आता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, तो इसमें रत्न और जो आभूषण है वो आते हैं। तो इसमें कहने की इन तीनों चारों सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है फायदा पहुंचने की संभावना है। अब निवेश और तकनीक की बात करें तो भारत सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को अप स्केल करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसे बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यूरोप से आने वाला निवेश उच्च तकनीक यानी हाई टेक से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आधुनिक बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। यानी भारत अभी भी वर्तमान में अपनी सोलर एनर्जी है उसे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो हाई टेक्नोलॉजी भारत को यूरोप से मिलेगी उससे कहीं ना कहीं भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उसे एक्सपेंड करेगा, आधुनिक करने में उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इसके अलावा चुनौतियों और अवसर की बात करें गिव एंड टेक, तो बदले में भारत को यूरोपीय सामानों के लिए भी अपना बाजार जो है खोलना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आएगा, जिसमें यूरोपीय कारों को आयात शुल्क जो है कम आयात शुल्क देना होगा। तो इससे कहने की यूरोप की जो कारें हैं वो भारत में भी सेल हो सकेंगी। एंड इसके अलावा बेवरेज यानी पेय पदार्थ, इसमें यूरोपीय शराब एंड वाइन भारतीय बाजार में काफ़ी आसानी से आ सकेंगी। यानी इसमें यूरोप के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो, एंड इसके अलावा यूरोपीय जो बेवरेज है पेय पदार्थ खासतौर पर शराब इत्यादि वो भारत में आ सकेगी। यानी अब भारत जब यूरोप के मार्केट का एडवांटेज लेना चाहता है तो भारत को कहीं ना कहीं यूरोप के लिए भी अपना मार्केट जो है खोलना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जिन 20 चैप्टर्स पर अध्याय पर सहमति बन चुकी है उनमें प्रमुख रूप से ये चैप्टर शामिल हैं। अध्याय जो मूल रूप से व्यापार के नियमों और शर्तों को तय करते हैं। इसमें वस्तुओं का व्यापार है यानी ट्रेड इन गुड्स की बात करें तो इसमें कपड़ों, मशीनरी और इसके अलावा अन्य सामानों पर टैक्स यानी जो टैरिफ है वो कम करने और हटाने के नियम ये। एंड इसके अलावा सेवाओं पर व्यापार एंड ट्रेड इन सर्विसेज, आईटी सेक्टर, इसके अलावा बैंकिंग, अन्य पेशेवर सेवाओं के लिए बाजार खोलना। एंड इसके अलावा मूल के नियम यानी रूल ऑफ ओरिजिन यह तय करने का सख्त पैमाना कि कोई उत्पाद वास्तव में भारत और यूरोप का बना है या नहीं बना है, ताकि तीसरे देश इसका गलत रूप से फ़ायदा ना उठा सके। यानी इन देशों में सिर्फ और सिर्फ भारत का बना हुआ प्रोडक्ट एंड यूरोप का बना हुआ प्रोडक्ट ही सेल हो, तीसरे देश का बना हुआ प्रोडक्ट सेल ना हो, ताकि ये पहचान की जा सके कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसी तीसरे देश का बना हुआ नहीं है बल्कि इन दोनों देशों का ही बना हुआ है।
एंड इसके अलावा सीमा शुल्क एंड व्यापार सुविधा की बात करें, कस्टम एंड ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करें, तो बंदरगाहों पर सामान जांच एंड इसके अलावा निकासी को तेज और पेपरलेस बनाना, एंड इसके अलावा तकनीकी बाधाएं यानी टीबीटी, उत्पादों के तकनीकी मानकों जैसे कि सुरक्षा सर्टिफिकेशन को एक दूसरे के अनुकूल बनाना ताकि नॉन टैरिफ बैरियर जो है ना बन सके, यानी टैरिफ जो दोनों देशों के लिए परेशानी ना बन सके। एंड इसके अलावा स्वच्छता और फाइटो सैनिटरी उपाय, तो खाने पीने की चीज़ों, फलों और इसके अलावा कृषि उत्पादों की सुरक्षा और इसके अलावा स्वच्छता के मानक, तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर जो है अभी दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। एंड इसके अलावा इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड की सुरक्षा, एंड इसके अलावा इसमें सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एंड इसमें सरकारी खरीद, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, दोनों पक्षों की कंपनियों को एक दूसरे की सरकारी परियोजनाओं टेंडर्स में बोली लगाने का अधिकार मिलेगा। एंड इसके अलावा लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज, ये छोटे व्यापारियों के लिए विशेष छूट और सहायता के प्रावधान। एंड इसके अलावा विवाद समाधान, डिस्प्यूट जो सेटलमेंट है उसमें भी भविष्य में अगर कोई पक्ष दोनों नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कैसे सुलझाया जाए। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा 20 और 24 चैप्टर्स बनाए गए थे, जिसमें से 20 चैप्टर्स पर यूरोप एंड इसके अलावा भारत के बीच सहमति बन चुकी है। तो इससे कहीं ना कहीं अब और जो 4 चैप्टर्स बाकी हैं उन पर भी अब बात होगी, तो उसके आगे उन पर भी सहमति बनेगी। एंड जैसी सहमति बनेगी इस पर जो है साइन हो जाएंगे, और साइन होने के बाद ये जो ट्रेड डील है वो फाइनल हो जाएगी। और जैसे ही ये फाइनल होगी, भारत को कहीं ना कहीं अमेरिका एंड चीन पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भारत जो है खुद ही यूरोपियन मार्केट एंड अपने खुद के मार्केट के बलबूते पर अपने आप को आगे बढ़ा सकेगा। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार से अपनी दादागिरी दिखा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं सबक मिलेगा। एंड इसके अलावा चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो भी मार्केट में कम होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।